हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। सो गाइस, जितने भी हमारे फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आपके फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। सो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन दिखा देती हूँ जिसका आंसर आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उसके बाद हम लोग वन बाय वन करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन पेपर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये क्वेश्चन पेपर मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। एंड गाइज, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए इसी सब्जेक्ट की 4 क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना चुकी हूँ। तो दोस्तों, आप लोग जाकर उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आप लोगों के असाइनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियोस एंड आपके असाइनमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी इन वीडियोस से। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से देखते हैं कि हमारे 5th क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है 5th क्वेश्चन के अंदर कि देतांत क्या है। देतांत के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। सो दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि देतांत क्या है और उसके उदय के कारणों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, चलिए फटाफट से अब इससे रिलेटेड सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन कर डिस्कस कर लेती हूँ। हमारा जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको परिचय कुछ इस तरीके से देना है कि 1962 की क्यूबा संकट के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के व्यवहार में आए परिवर्तन को तनाव शिथिल या देतांत का नाम दिया जाता है। क्यूबा संकट के बाद शीत युद्ध के वातावरण में कुछ नरमी आई और दोनों गुटों के मध्य व्यापक तनाव की भावना काल सहयोग व मित्रता की भावना में बदलने के आसार दिखाई देने लगे। इससे दोनों देशों के मध्य मधुर संबंधों की शुरुआत होने के लक्षण प्रकट होने लगे। देतांत ने शीत युद्ध से उत्पन्न पुराने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिदृश्य बदलने लगा और विश्व में शांतिपूर्ण वातावरण का जन्म हुआ। इससे संयुक्त राष्ट्रीय संघ की भूमिका में भी वृद्धि हुई और परमाणु युद्ध के आतंक से छुटकारा मिला। दो राज्यों के तनावपूर्ण संबंधों की समाप्ति को देतांत कहा गया। इसे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व भी कहा जा सकता है। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को इस क्वेश्चन के आंसर में परिचय देना है। दोस्तों, बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा जो शीत युद्ध है, यानी कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो अमेरिका एंड सोवियत संघ के बीच जो तनाव का माहौल था, जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं, जब उसके अंदर कुछ नरमी आई, उसके अंदर कुछ कमी आई, उसके अंदर जब शीत युद्ध खत्म होने लगा, तो उस चीज़ को जो वो चीज़ हुई उसको देतांत कहा गया। एंड दोस्तों, यहाँ पे वही चीज़ बताई गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस इंट्रोडक्शन को अच्छे से याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, आपके असाइनमेंट में आता है, तो आपको इसी तरीके से परिचय लिखना होगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है देतांत की परिभाषा। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार देतांत फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में शिथिलता, यानी कि रिलैक्सेशन ऑफ टेंशन। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसका प्रयोग अमेरिका और सोवियत संघ के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापक तनाव में कमी और उनमें बढ़ने वाली सहयोग व शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को देतांत की डेफिनेशन देनी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार इस तरीके से देतांत की डेफिनेशन है। दोस्तों, हमारी सेकंड डेफिनेशन है डॉक्टर बी के श्रीवास्तव के अनुसार। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अब शीत युद्ध के संघर्षपूर्ण संबंधों का अवसान करने का निश्चय किया, जिसे प्रिय देतांत के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर जफर इमाम के अनुसार पश्चिम विश्व में जो अर्थ देतांत का है उसे शांतिपूर्ण
से अस्तित्व शब्द में अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ 3 डेफिनेशन शेयर किए हैं, आपको इन तीनों डेफिनेशन को मेंशन करना है अपने क्वेश्चन के आंसर में। सो दोस्तों यहाँ पे हमारी डेफिनेशन ख़त्म होती है। अब हम बात करते हैं बेसिकली जो देतांत है उसके उदय के क्या क्या कारण थे। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यापक तनाव और शीत युद्ध में आई कमी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है आर्थिक विकास। क्यूबा मिसाइल संकट ने दोनों को सबक दिया कि वे परस्पर उलझकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पतन की ओर धकेल रहे हैं। सोवियत संघ ने इस बात को समझते हुए अपने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति पर जोर दिया। तो दोस्तों हमारा पहला कारण है आर्थिक कारण। दोस्तों क्यूबा मिसाइल संकट के बाद दोनों ही देश यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों को ये चीज़ समझ आने लगी थी कि ये जो शीत युद्ध राइट नाउ चल रहा है इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है उन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो धन है वो दोनों देश एक दूसरे से लड़ने में बर्बाद कर रहे थे और इसी वजह से वो अपनी देश की अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। तो इसीलिए आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था और आर्थिक विकास एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बना देतांत के उदय का। तो दोस्तों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दोनों एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली शस्त्र बना रहे थे, मिसाइल्स बना रहे थे, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे हो रही थी। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु युद्ध का भय। परमाणु अस्त्रों की भयानकता ने दोनों महाशक्तियों को चेता दिया कि ये युद्ध भयंकर परिणाम वाले होंगे और दोनों देशों के जान माल को बहुत ज़्यादा नष्ट कर देंगे। इस भय के कारण दोनों महाशक्तियाँ शांति की दिशा में पहल करने लगी। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु युद्ध का भय। तो दोस्तों परमाणु युद्ध का भय भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है देतांत का। दोस्तों यहाँ पे यही बताया गया है कि परमाणु जो हथियार होते हैं उनकी भयानकता सबको पता थी और सबको ये पता था कि अगर तीसरा वर्ल्ड वॉर होता है यानी कि अगर शीत युद्ध जो कि एक शांत युद्ध था जिसमें अस्त्र शस्त्र का यूज़ नहीं किया गया था, अगर उसके अंदर अस्त्र शस्त्र का यूज़ किया जाता है तो दोस्तों परमाणु हथियारों का भी यूज़ किया जाएगा जिससे कि दोनों देशों की जान माल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि शीत युद्ध के टाइम पे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के पास एक से बढ़कर एक ताकतवर हथियार थे। तो दोस्तों इस चीज़ ने भी उन लोगों को ये समझने पे मजबूर किया कि इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं होगा और इस चीज़ को ख़त्म करना होगा। तो दोस्तों आपको इस पॉइंट को भी इसी तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा तीसरा पॉइंट है कच्चे माल की आवश्यकता। अमेरिका ने ये महसूस किया कि उसके उद्योगों के लिए कच्चा माल सोवियत संघ से प्राप्त किया जा सकता है। उसकी अर्थव्यवस्था का विकास कच्चे माल पर ही निर्भर है। सोवियत संघ ने व्यापारिक संबंध बढ़ाने से ही कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है और लाभ उठाया जा सकता है। इसी कारण से अमेरिका ने टकराव का रास्ता छोड़ने की बात अपना ली। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया कच्चे माल की आवश्यकता। गाइस आज के टाइम में भी पूरा जो विश्व है यहाँ पे एक देश दूसरे देश से सामान मंगाता है, कच्चा माल मंगाता है एंड जो भी चीज़ हम हमारे देश में नहीं उगा सकते हैं, नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो हम किसी अदर कंट्री से मंगाते हैं। तो दोस्तों यही सेम चीज़ उस टाइम पे भी थी। अमेरिका उस टाइम पे धीरे धीरे अपना विकास कर रहा था, तो ऐसे टाइम पे उसे बहुत सारे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती थी, कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन शीत युद्ध के कारण वो सोवियत संघ से ये माल नहीं खरीदता था, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पे बहुत गलत प्रभाव पड़ रहा था। तो दोस्तों अमेरिका ने ये सोचा कि अगर इस चीज़ को ख़त्म किया जाता है, शीत युद्ध को ख़त्म किया जाता है, तो वो कच्चा माल सोवियत संघ से ले सकता है और अपने देश का विकास कर सकता है। और इसीलिए उसने जो ये टकराव का रास्ता है इसको छोड़ने की बात को अपना लिया। तो दोस्तों आपको इस पॉइंट को भी इसी तरीके से ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्थायी शांति का विचार। दोनों महाशक्तियां लंबे समय से एक दूसरे के साथ तनाव को बढ़ा रही थी। इस तनाव के चलने ना तो उनको राष्ट्रीय हितों में वृद्धि संभव थी और ना ही
स्थायी शांति की स्थापना हो सकती थी। स्थायी शांति के बिना आर्थिक विकास संभव नहीं था, इसलिए दोनों शक्तियां परस्पर भेदभाव भूलकर सहयोग का रास्ता अपनाने को सहमत हो गई। तो दोस्तों हमारा 4 पॉइंट है स्थायी शांति का विचार। दोनों महाशक्तियां लंबे टाइम से शीत युद्ध के बीच में पड़ी हुई थी। शीत युद्ध उन दोनों के बीच में चल रहा था। लेकिन दोस्तों शीत युद्ध के टाइम पे ये दोनों देश यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ अपने देश के विकास पर, अपने राष्ट्रीय हितों की वृद्धि के बारे में नहीं सोच पा रहे थे। और जाहिर सी बात है, मान लीजिए किसी देश के अंदर इतना ज़्यादा तनाव का माहौल है तो वहाँ पे स्थायी राष्ट्रीय हित का विकास तो हो ही नहीं सकता। इस चीज़ के लिए हमें चाहिए स्थायी शांति। तो स्थायी शांति स्थापित करने के लिए दोनों देशों ने ये तय किया कि वो एक दूसरे से भेदभाव भुला देंगे और आपस में सहयोग की भावना को अपनाएंगे। तो दोस्तों आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है, ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय हितों में वृद्धि। दोनों महाशक्तियों ने अनुभव किया कि लोक कल्याण को बढ़ावा देना, गरीबी निवारण, लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए परस्पर तकनीकी सहयोग द्वारा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तनाव या युद्ध किसी भी अवस्था में राष्ट्रीय हितों का नहीं कर सकते हैं, इसीलिए तो शांति के वातावरण में ही विकसित किया जा सकता है। तो दोस्तों 5th पॉइंट के अंदर बताया गया राष्ट्रीय हित। दोस्तों एक देश के लिए सारी चीज़ें बाद में होती है, सबसे पहले होता है उस देश का राष्ट्रीय हित। एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ तभी लड़ाई कर सकता है जब उसका राष्ट्रीय एक अच्छे लेवल पे हो, जब वो इतना सक्षम हो कि वो दूसरे देश को मुंह तोड़ जवाब दे सके, तभी ये सारी चीज़ें हो सकती है। इसीलिए राष्ट्रीय हित को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और जिस टाइम पे ये शीत युद्ध चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रही थी, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जो राष्ट्रीय हित है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था, लोगों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे दोनों ही देशों को ये बात समझ आई कि राष्ट्रीय हित ज़रूरी है और इसके लिए ज़रूरी है दोनों के आपस में अच्छे संबंध। तो इसीलिए ये शीत युद्ध खत्म किया गया और देतांत को अपनाया गया। तो दोस्तों इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक युद्ध या फिर गर्म युद्ध का भय। शीत युद्ध का वातावरण कभी भी गर्म युद्ध का रूप ले सकता था। इस भय ने दोनों महाशक्तियों को शांतिपूर्ण से अस्तित्व की नीति अपनाने के लिए बाध्य कर दिया। दोस्तों शीत युद्ध के अंदर किसी भी तरीके का हथियारों का यूज नहीं किया जा रहा था। शीत युद्ध के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ थी, एक दूसरे से ज़्यादा शक्तिशाली हथियार बनाने की होड़ थी और एक दूसरे के जो संबंधी थे, मतलब एक देश का जो दबदबा था उसको कम करना चाहता था दूसरा देश। तो दोस्तों ये चीज़ थी उस टाइम पे। हालांकि इसमें शीत युद्ध में किसी भी तरीके के हथियारों का यूज़ नहीं था, लेकिन दोस्तों ये बात कोई फिक्स नहीं थी कि कभी भी शीत युद्ध में हथियारों का यूज़ नहीं किया जाएगा। ऐसा लगने लगा था आने वाले वक्त में कि कभी भी शीत युद्ध गर्म युद्ध यानी कि हथियारों वाले युद्ध में बदल सकता है। और अगर ऐसा होता तो वर्ल्ड पूरी तरीके से तबाह हो जाता, क्योंकि हमारा जो पूरा विश्व है वो पहले से ही 2 वर्ल्ड वॉर देख चुका था। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड के अंदर क्या हुआ था ये सब जानते थे। तो इस चीज़ को देखते हुए उस टाइम पे सभी को लगा, अमेरिका एंड सोवियत संघ दोनों को लगा कि अगर हम लड़ते हैं, हमारे बीच फिर से तीसरा वर्ल्ड वॉर होती है तो हम लोग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। तो ये चीज़ भी उस टाइम पे समझ आई कि गर्म युद्ध को नहीं बदलने देना है, गर्म युद्ध में नहीं बदलने देना है शीत युद्ध को। तो दोस्तों इस चीज़ को भी आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साम्यवादी गुट का साम्यवादी गुट का ढीलापन। चीन तथा सोवियत संघ में भी परस्पर मतभेद पैदा हो गए। सोवियत संघ ने महसूस किया कि चीन का मुकाबला करने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों से मित्रता करना जरूरी है, इसलिए सोवियत संघ ने अमेरिकी विरुद्ध रुख छोड़ दिया और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने लगा। तो दोस्तों आप लोगों को पता है कि चाइना आज के टाइम में भी पूरे वर्ल्ड के लिए एक सरदर्द है और यही सेम चीज़ उस टाइम पे भी थी।
चाइना का हमेशा से यही मॉडल रहा है कि वो एक पूरे विश्व में नंबर 1 पावर बनना चाहता है। तो उस टाइम पे क्योंकि चाइना में भी साम्यवादी व्यवस्था है और सोवियत संघ में भी, तो पहले तो इन दोनों के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन धीरे धीरे सोवियत संघ को यह एहसास हुआ कि जो चाइना है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो रहा है कंपैरेटिव टू सोवियत संघ। तो दोस्तों धीरे धीरे सोवियत संघ को लगा कि अगर चाइना का मुकाबला करना है, चीन का मुकाबला करना है, तो उसे पश्चिमी देशों से मित्रता करनी पड़ेगी। और पश्चिमी देशों से मित्रता करना तभी संभव था जब शीत युद्ध खत्म हो, जब उसके अमेरिका के साथ अच्छे संबंध बने। इसीलिए उसने अमेरिका का विरोध करना छोड़ दिया और उनके साथ सहयोग के सौंदर्यपूर्ण व्यवहार करने लगा। तो दोस्तों आपको इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका। गुट निरपेक्ष देशों ने दोनों देशों को शीत युद्ध से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न किए। दोनों महाशक्तियों के साथ शामिल देश एक एक करके गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बनने लगे। इससे दोनों गुटों को विश्व राजनीति में अपनी पकड़ ढीली होती नजर आई। इससे वे अपना पुराना रास्ता छोड़कर यथार्थ दुनिया में कदम रखने को तैयार हो गए। उन्होंने गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को प्रशंसा करनी शुरू कर दी। इससे दोनों में व्यापक तनाव कम होने लगा। तो दोस्तों गुट निरपेक्ष एक आंदोलन था। बेसिकली गुट निरपेक्ष देश वो दो देश थे जो दोनों अरे क्यों चिल्ला रही? निरपेक्ष देशों के कारण जो सोवियत संघ है और अमेरिका है, उन्हें यह एहसास हुआ कि शीत युद्ध से किसी का भी फायदा नहीं है और इन दोनों ग्रुप के बीच जो इनके देश थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, वो देश भी धीरे धीरे करके गुट निरपेक्ष देशों के अंदर आने लगे। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को ध्यान रखना है। बेसिकली गुट निरपेक्ष कंट्रीज वो कंट्रीज थे जो शीत युद्ध में शामिल नहीं होना चाहते थे, जो ना अमेरिका की तरफ जाना चाहते थे और ना ही सोवियत संघ की तरफ। तो दोस्तों आप लोगों को इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे 9 पॉइंट की। दोस्तों हमारा 9 पॉइंट है बहुकेंद्रीयवाद का जन्म। 1963 के बाद ब्रिटेन, फ्रांस और चीन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए। जापान, जर्मनी, भारत जैसे शक्तियां भी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के केंद्र में उभरने लगे। 1975 में भारत ने भी परमाणु शक्ति हासिल करके दोनों महाशक्तियों को अपनी उपस्थिति का एहसास करा दिया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का द्विध्रुवीकरण अब बहुकेंद्रीकरण में बदलने लगा। इससे विश्व राजनीति का 2 गुटों में विभाजन का भी विचार भंग होने लगा। ऐसे में दोनों गुटों ने टकराव का रास्ता छोड़कर अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय जगत में नई भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। तो दोस्तों ये है हमारा 9 पॉइंट बहुकेंद्रीकरण। तो दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बेसिकली 1963 के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, चीन ये सारे देश भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे। इसके अलावा जर्मनी, जापान, भारत जैसे देश भी राजनीति में और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी तेज़ी से अपना विकास कर रहे थे, एक शक्ति के रूप में उभर रहे थे। 1975 में जब भारत ने परमाणु शक्ति हासिल कर ली तो उस टाइम पे तो पूरा विश्व चौंक गया था। तो दोस्तों ऐसे टाइम पे दोनों देशों को ये एहसास हुआ कि अब जो विश्व है वो 2 गुटों में बंटकर नहीं रह सकता, यानी कि उसका द्विध्रुवीकरण नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे अब बहुकेंद्रीयवाद में रहना होगा और उसको मतलब एक ही शक्ति विश्व में हो सकती है। आपको पता है कि आज के टाइम में हम अमेरिका को सुपर पावर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ उसी टाइम से होनी स्टार्ट हो गई। दोनों देशों ने यानी कि अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने बीच के जो भी संबंध थे उन्हें ठीक किया, क्योंकि उनको इस नए विश्व के अंदर अपनी भूमिका साबित करनी थी। तो दोस्तों इस तरीके से सारी चीज़ें हुई और देतांत का उदय हुआ। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट पॉइंट है। लास्ट में आप लोगों को निष्कर्ष लिखना है, जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए मेंशन किया है। तो दोस्तों निष्कर्ष में आप लोग इस तरीके से अपने एक्सप्लेन करेंगे कि इस प्रकार दोनों देशों के मध्य व्यापक शीत युद्ध धीरे धीरे तनाव शीतलता की दिशा में मुड़ने लगा और नए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वातावरण तैयार हो गया, जिसमें भय की बजाय शांति व मित्रता का स्थान सर्वोपरि था। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को ये निष्कर्ष लिखना है। दोस्तों यहाँ पे हमारा पूरा आंसर फिनिश होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पूरा आंसर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आप लोगों को इस क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर करना है, क्योंकि आप लोगों के असाइनमेंट में इसके आने के चांसेस हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। एंड दोस्तों अगर आज की इस वीडियो में की हुई मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। दोस्तों आजकल आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ मैं आप लोगों के लिए रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन दोस्तों इसका रीज़न मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी थोड़ी सी हेल्थ इशू चल रहा है। लेकिन दोस्तों मुझे जब भी टाइम मिलता है, जब भी मुझे बेटर फील होता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो आती रहेंगी। एंड मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि आपके असाइनमेंट की प्रिपरेशन मैं आपको अच्छे से कराऊंगी। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोगों को लाइक करना है ज़्यादा से ज़्यादा। 1000 लाइक का टारगेट मैं आप लोगों को दे रही हूँ दोस्तों, कंप्लीट कर दीजिएगा। एंड यस ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको शेयर करना है। तो दोस्तों मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।